रात हो चुकी थी और चांद आसमान में चमक रहा था और नीचे मुर्दाघर परिवार का हॉल ऑफ डार्कनेस था। इसके अंदर नीचे तक जाने वाली लंबी और अंधेरी सीढ़ियां थीं। यह एक ऐसी जगह थी जिस पर न तो साम्राज्य की नजर थी और न ही मुर्दाघर परिवार को दिखाई देती थी। एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ हॉल ऑफ डार्कनेस के सदस्य ही जानते थे। एक भूमिगत जगह जो 600 से ज्यादा मंजिल तक फैली हुई थी, जिसे डार्क सपोर्ट के नाम से जाना जाता था। एक शक्तिशाली बुरी ऊर्जा गहराई से उभरने लगी और धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ने लगी। 666वीं मंजिल पर कैमस मुर्दाघर और स्नेक थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक जादुई घेरा बनाया जिससे एक मरे हुए प्राणी का उदय हुआ। स्नेक ने अपनी बाहें पार की और चुपचाप देखने लगा। इस मरे हुए प्राणी के अंगों का एक हिस्सा नष्ट हो चुका था, लेकिन उसमें जान थी। वह उलझन में इधर-उधर देखने लगा। कैमस मुर्दाघर की आंखें थकान से भरी हुई थीं और उसके चेहरे पर काले घेरे थे। मुस्कुराहट के साथ वह अपनी उंगली से मरे हुए व्यक्ति की ओर इशारा करने लगी और स्नेक से पूछा कि वह क्या सोचता है। मरे हुए व्यक्ति उसके पास आया। कैमस मॉर्ग ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा, अपनी आंखें बंद कीं और गर्व भरी मुस्कान के साथ उसके सिर को सहलाना शुरू कर दिया। स्नेक का ध्यान उस पर केंद्रित था। शांत भाव से उसने उल्लेख किया कि यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह मरे हुए सैनिकों को बनाने में सक्षम थी। उसकी निगाहें उस पर टिकी रहीं और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना कुछ हासिल करने में सक्षम थी, जबकि उसे काले जादू में परिवर्तित हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। मुस्कुराते हुए कैमस मॉर्ग ने मरे हुए व्यक्ति के सिर को सहलाना जारी रखा। स्नेक ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया और उसके मन में मिश्रित भावनाएं आने लगीं। उसे गर्व, ईर्ष्या, भय, स्नेह और उदासी महसूस हुई। वह जमीन पर नजर रखने लगा और कैमस मॉर्ग की मां रिस्पानी की कल्पना करने लगा। उसे नहीं पता था कि वह कैमस मॉर्ग के चेहरे में क्या देख रहा था, जो उसकी मां से मिलता जुलता था, और न ही उसे यह पता था कि उसने उसे हॉल ऑफ डार्कनेस में क्यों प्रवेश करने दिया था। जब वह विचलित था, कैमस मॉर्ग ईमानदार था और उसने बताया कि उसे अभी भी बहुत कुछ सुधारना है। यह सुनकर स्नेक अपने विचारों से बाहर आया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मरे हुए का शरीर गायब होने लगा, राख में बदल गया। कैमस मॉर्ग ने उसके हाथों को देखना शुरू किया और एक जिज्ञासु भाव के साथ स्वीकार किया कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह एक लाश को पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं कर सकती। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। स्नेक उसकी ओर चलने लगा और एक गंभीर भाव के साथ उसने पूछा कि क्या वह पूरी तरह से पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है, यह बताते हुए कि यह न केवल सीखना बहुत मुश्किल था बल्कि इसकी सफलता दर भी बहुत कम थी। मान लीजिए कि वह किसी चमत्कार से उसे पुनर्जीवित करने में कामयाब रही। जब ऐसा हुआ तो संभावना थी कि वह बेकाबू हो जाएगा या और अधिक भ्रष्ट हो जाएगा। कैमस मॉर्ग की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं। उसने स्नेक को गौर से देखा और कहा कि उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसके सफल होने के बाद क्या होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को वह पुनर्जीवित करना चाहती थी उसकी आत्मा किसी और की आत्मा से ज्यादा मजबूत थी। यह सुनकर स्नेक की आंखें भ्रम और चिंता में चौड़ी हो गईं। वह सदमे में था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह उसमें क्या देख रहा था। उसी समय दाढ़ी और लंबे बालों वाला एक आदमी गुस्से में चिल्लाने लगा। यह कैमस मॉर्ग्यू का चाचा था, जो रासपानी के कार्यालय में था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और गुस्से से भरी निगाहों से पूछा कि क्या उन्हें कैमस को रोकना चाहिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह हॉल ऑफ लाइट से निकलकर हॉल ऑफ डार्कनेस में प्रवेश कर गई है।
रास्पानी, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे कर रखी थीं, चुपचाप खिड़की से परिदृश्य का निरीक्षण करने लगी। वह खिड़की के प्रतिबिंब में खुद को देखने लगी और शांत निगाह से उसने बताया कि उसने अभी तक अपना फैसला नहीं किया है, यह समझाते हुए कि उसने अपनी बेटी को सावधानी से चुनने के लिए कहा था और उसे दोनों हॉल में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का अधिकार दिया था। एडोल्फ की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं, एक उग्र अभिव्यक्ति के साथ। उसने खुलासा किया कि कैमस हाल ही में स्नेक नामक उस आदमी के साथ अधिक से अधिक समय बिता रहा था। रास्पानी ने अपना संयम नहीं खोया, उसने मुड़कर भी नहीं देखा और एक शांत निगाह से उसने यह स्पष्ट कर दिया कि स्नेक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कैमस को चोट पहुंचाने वाला था। इसके विपरीत वह वास्तव में उसकी मदद कर रहा था। एडोल्फ ने तर्क देने की कोशिश की कि स्नेक एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, लेकिन तभी रास्पानी की आंखें चमकने लगीं। वह उसकी ओर मुड़ी और एक तीखी निगाह से उसे इस मामले पर और न बोलने का आदेश दिया। उसकी निगाह को महसूस करते हुए एडोल्फ की आंखें डर और चिंता से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कैमस को हॉल ऑफ डार्कनेस में शामिल होने की अनुमति देने जा रही थी। उसी समय हॉल ऑफ डार्कनेस के अंदर स्नेक, जो एक अग्नि दीपक ले जा रहा था, और कैमस मॉर्ग्यू एक अंधेरे गलियारे से नीचे चलने लगे। रास्ते में स्नेक उत्सुक हो गया और एक शांत भाव के साथ उसने पूछा कि क्या वह मॉर्ग्यू की उत्पत्ति से परिचित है। उसका ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसने स्वीकार किया कि वह मॉर्ग्यू की उत्पत्ति से परिचित नहीं है। तभी स्नेक ने अग्नि दीपक उठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रकाश रोशन होने लगा, क्षेत्र में प्रवेश किया और उनके सामने एक अजीब और अंधेरी इमारत थी। कैमस मॉर्ग्यू ने चुपचाप इसे देखना शुरू कर दिया, यह नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा था। स्नेक ने समझाया कि मॉर्ग्यू परिवार की असली शुरुआत मॉर्ग्यू में हुई थी। मॉर्ग्यू शीर्षक एक बहुत ही प्राचीन वंश से आया था जो मानव कुलों और साम्राज्यों की स्थापना से पहले अस्तित्व में था। ज्यादातर वे अपने रिश्तेदारों को खोजने के लिए अज्ञात लाशों को ले जाते थे। वह कल्पना करने लगा कि कैमस की मां बुरी आत्माओं को नियंत्रित कर रही थी, जो कंकालों से घिरी हुई थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने मृतकों के साथ बहुत समय बिताया था। लेकिन एक निश्चित समय के बाद मॉर्ग्यू परिवार के कुछ सदस्य थे जो मृतकों से बात करने में सक्षम थे, और आज भी ऐसे सदस्य हैं जो ऐसा कर सकते हैं। कैमस मॉर्ग्यू इमारत के पास पहुंची, अपने हाथ बढ़ाए और चुपचाप देखने लगी। वास्तविकता यह थी कि मॉर्ग्यू परिवार शुरू से ही काले जादू से जुड़ा हुआ था। आग के दीपक का उपयोग करके उसने जगह को रोशन करना शुरू कर दिया। वह दीवार के पास गया और गंभीर स्वर में कहा कि ज्ञान की तलाश करने वाले काले जादूगर जानते थे कि सत्य मृत्यु के द्वार के पीछे है। कैमस मॉर्ग, जो पीछे खड़ा था, ने उत्सुक भाव से पूछा कि क्या उसे मृत्यु से परिचित होना चाहिए। स्नेक ने स्पष्ट किया कि ऐसा करके वह काले जादूगर की नकल करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। वह जमीन की ओर देखने लगा और उसे मौत से सावधान रहने की सलाह दी। वह उसे घूरने लगा और गहरी निगाह से उसे यह ध्यान में रखने के लिए कहा। काले जादूगर ऐसी संस्थाएं थीं जो मृत्यु को एक हाथ की दूरी पर रखती थीं। कैमस मॉर्ग की आंखें गंभीरता से भर गईं। वह बिना किसी व्यवधान के चुपचाप सुनती रही, इससे पहले कि वह समझे और मृत्यु से परिचित हो जाए। सबसे पहले उसे जीवन को समझना और उससे परिचित होना था। जमीन मानव कंकालों से भरी थी। स्नेक ने अग्निदीप से जमीन को रोशन करना शुरू कर दिया, यह समझाते हुए कि एक सच्चा काला जादूगर किसी से भी अधिक जीवित प्राणियों से प्यार करता है और मरने वालों पर दया करता है। काले जादूगर वे थे जिन्हें मृत्यु की गहरी समझ थी। खोई हुई निगाह से
कैमस मॉर्ग ने जमीन को देखना शुरू किया, यह महसूस करते हुए कि दुनिया ने काले जादूगरों को जिस तरह से देखा है, उसके विपरीत उन्हें वास्तव में बुद्धिमान या बुजुर्ग माना जा सकता है। स्नेक ने क्षेत्र के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। कैमस मॉर्ग ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और एक जिज्ञासु नजर से पूछा कि क्या वह उससे कुछ पूछ सकती है। वह जानना चाहती थी कि स्नेक अंधेरे के हॉल में क्यों आया था। यह सुनकर स्नेक की आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं। उसे नहीं पता था कि वह यह क्यों जानना चाहती थी। फिर वह जमीन को देखने लगा और उसकी आंखें दुख से फैल गईं क्योंकि उसने एडोल्फ और रास्पानी की कल्पना की थी। उसने अपनी पीठ उसकी ओर घुमाई और एक ठंडे भाव के साथ यह प्रकट किया कि इस दुनिया में प्रकाश और छाया है। यदि उनमें से एक गायब हो गया तो संतुलन बर्बाद हो जाएगा। कैमस मॉर्ग्यू ने पलटकर उलझन भरे भाव के साथ बताया कि वह फिर से पहेलियों में बोल रहा था। कुछ दिनों बाद रात के समय जब स्नेक 666वीं मंजिल पर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए था, कैमस मॉर्ग्यू दौड़ता हुआ आया और उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। एक मुस्कान के साथ उसने उसे एक शीट दिखाना शुरू किया जिस पर उसने एक जादुई घेरा बनाया था। स्नेक का ध्यान शीट पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। उसने अपना हाथ जादुई घेरे की ओर बढ़ाना शुरू किया और कैमस मॉर्ग्यू ने समझाया कि यह पूर्ण पुनरुत्थान का जादुई घेरा था जो उसके शोध का परिणाम था। उसने शीट ली और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं क्योंकि यह एक मॉडल था जो उसके पास मौजूद जानकारी से कई कदम आगे था। थोड़ा ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह एकदम सही था। स्नेक ने उसे भ्रमित नजर से देखना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि काले जादू के लिए रसातल की गहराई की जांच करने की आवश्यकता होती है। वह सदमे में था, यह नहीं जानता था कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कैमस ने कितनी गहराई तक खुदाई की थी। कैमस मॉर्ग्यू शर्माने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने दूसरी ओर देखा और एक नर्वस भाव के साथ उसने उल्लेख किया कि वह चाहती है कि वह उसे जादू करने में मदद करे। एक गंभीर नजर से स्नेक ने सवाल किया कि क्या वह वास्तव में विकिर को पसंद करती है। उसने उसे देखना शुरू किया और उसे यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि वह उससे अलग थी। वास्तव में वह उससे बिल्कुल अलग थी, जो काले जादू से मोहित था और जिसका दिल रसातल की तरह काला था। कैमस मॉर्ग्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शर्माते हुए वह एक खुशी भरी मुस्कान दिखाने लगी, यह स्वीकार करते हुए कि उसे विकिर पसंद है। वह रसातल से बिल्कुल भी नहीं मिट पाई थी और उसने अपना दिल अपनी आस्तीन पर पहना हुआ था। स्नेक ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे एहसास हुआ कि वह उससे बेहतर थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और साथ मिलकर यह करने का फैसला किया। उन्होंने ढेर सारी सामग्री इकट्ठी की, उनमें पानी की एक बाल्टी और लकड़ी के छोटे बैरल भी थे। स्नेक का ध्यान, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, बैरल पर टिका हुआ था। शांत निगाह से उसे याद आया कि जिस व्यक्ति को वह बचाने की कोशिश कर रही थी वह हानिरहित नहीं था। कैमस मॉर्ग, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, ने बैरल का निरीक्षण करना शुरू किया। अपना हाथ बढ़ाया, यह समझाते हुए कि उसे बास्करविले कबीले से सहायता मिली थी और उसने विकिर के कुछ खून और बालों के कुछ स्ट्रैंड एकत्र किए। उसने एक गोला निकाला जिसमें आत्माएं थीं। उसने जंगल में पाई गई सभी मृत आत्माओं को भी इकट्ठा किया था। स्नेक ने इसे समझ लिया। अगर विकिर के भौतिक शरीर का कोई हिस्सा था तो उसकी आत्मा का एक टुकड़ा प्रतिक्रिया करेगा, और जब ऐसा हुआ तो उसे केवल उन्हें छांटना था। एक कलम का उपयोग करते हुए स्नेक नीचे झुक गई और जादुई चक्र बनाना शुरू कर दिया।
फिर कैमस मॉर्ग की ओर मुड़ी और पूछा कि क्या वह थिसस के जहाज के विरोधाभास को जानती है। वह चिंतित था क्योंकि भले ही विकिर का शरीर बरामद हो गया हो, उसकी यादें और व्यक्तित्व बदल जाएंगे, जिससे वह एक अलग व्यक्ति बन जाएगा। कैमस, जो जमीन पर जादुई चक्र बना रहा था, दृढ़ रहा और समझाया कि सफल होने के बाद उन चीजों के बारे में सोचने में बहुत देर नहीं हुई है। कलम का उपयोग करते हुए उसने जादू के घेरे के अंतिम भागों को बनाना शुरू किया। चित्र बनाने के बाद वह और स्नेक खड़े हो गए और जादू के घेरे के बीच में विकिर के खून और बालों के स्ट्रैंड वाले बैरल थे। उसने शुरू करने का फैसला किया। स्नेक ने उसे देखना शुरू किया और देखा कि उसने पहले ही शुरू कर दिया है। उसने पूछा कि क्या वह बहुत जल्दबाजी नहीं कर रही है। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक ईमानदार भाव के साथ उल्लेख किया कि उसने बहुत लंबा इंतजार किया है। उसकी आंखें आशा से चमकने लगीं और उसके शरीर से मैना निकलने लगी। एक गंभीर नजर के साथ उसने अपने मालिक से मदद करने के लिए कहा। उसका मैना पूरे कमरे में फैलने लगा और स्नेक का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। वह चुपचाप उसे देखने लगा। फिर उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके शरीर से मैना निकलने लगा। दोनों ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया, जिससे जादू का घेरा प्रतिक्रिया करने लगा। इससे गड़गड़ाहट और बुरी ऊर्जा निकलने लगी। बुरी ऊर्जा हर जगह फैलने लगी। कैमस मॉर्ग, जिसने अपना हाथ बढ़ाया हुआ था, ने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखा और अपने दांतों को कसकर भींचने से खुद को नहीं रोक पाई। सांप की आंखें आश्चर्य से भर गईं, यह महसूस करते हुए कि जादू का घेरा अपने आप में एकदम सही था, यह नहीं जानते हुए कि क्या काले जादू की दुनिया में आखिरकार पहली सफलता मिल रही थी। जादू के घेरे में बुरी ऊर्जा इकट्ठा होने लगी और कई सेकंड बाद विकिर की आकृति दिखाई दी। एक जानलेवा नजर के साथ वह कैमस मॉर्ग की ओर मुड़ा। विकिर की आकृति को देखते ही उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह काम कर गया था। आंखों में आंसू लिए वह विकिर की ओर दौड़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, जादू के घेरे से और अधिक ऊर्जा निकलने लगी। कुछ ही देर बाद विकिर का शरीर टुकड़ों में फट गया, जिससे जमीन नष्ट हो गई और मलबा हवा में उड़ने लगा। विस्फोट ने कैमस मॉर्ग को भी प्रभावित किया, जिसे अपने शरीर में मन का एक अजीब प्रवाह महसूस होने लगा। उसने अपना मुंह खोला और खून की खांसी शुरू कर दी। स्नेक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यह देखकर कि कैमस मॉर्ग घायल हो गया है, उसकी आंखें चिंता से चमकने लगीं। जैसे जैसे ऊर्जा गायब हो रही थी, धीरे धीरे कैमस मॉर्ग का शरीर जमीन की ओर गिरने लगा। उसका खून ज्यादा से ज्यादा बह रहा था और जैसे जैसे उसकी आंखें बंद हो रही थीं, उसका ध्यान स्नेक पर था। उसे एहसास हुआ कि यह मैना के बैकफ्लो के कारण हुआ रिबाउंड था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह असफल हो गई है। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलनी शुरू की और पहली चीज जो उसने देखी वह एक दरवाजा था। वह एक अलग जगह पर थी। उसने दरवाजे का निरीक्षण करना शुरू किया बिना यह जाने कि क्या वह भी मर गई थी। दरवाजे से रोशनी अंदर आ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका जादू क्यों विफल हो गया था। उसे लगा कि यह सही था, बिना यह जाने कि क्या यह इसलिए था क्योंकि विकिर के शरीर के टुकड़े बहुत पुराने थे या उसकी आत्मा जंगल में नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वह पहले ही आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका था और उसने आक्रोश से भरी इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। उसकी आंखें उदासी से चमकने लगीं, बिना यह जाने कि उसके संघर्षों का क्या मतलब था। वह रोने लगी, यह मानते हुए कि अगर वह भी मर जाए तो बेहतर होगा। लेकिन तभी किसी ने उसके आंसू पोंछे। यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह स्नेक था। उसने सच्चाई का खुलासा करते हुए उसके गाल को सहलाना शुरू किया।
वह अंधेरे के हॉल में इसलिए नहीं गया था क्योंकि वह चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी बहन के साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि वह प्रकाश में नहीं रह सकता था। वह केवल छाया में रह सकता था। कैमस मॉर्ग की आंखें भ्रम से चमकने लगीं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। एक दयालु मुस्कान के साथ स्नेक ने कहा कि यह उसके दिमाग में तब आया जब उसने उसे अपनी आस्तीन पर अपना दिल पहने देखा। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और एक ईमानदार भाव के साथ कहा कि अगर वह ईमानदार होता और असंभव को चुनौती देने का साहस रखता तो अब चीजें अलग होती। उसने उसे धक्का दिया, उसे उम्मीद न खोने के लिए कहा। वह पीछे की ओर गिरने लगी और उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उसका शरीर पानी में गिर गया और स्नेक ने कहा कि उसे उम्मीद है कि वह अपने प्रिय के साथ फिर से मिल सकेगी। कैमस मुर्दाघर पानी में डूब गया। सांप ने उसकी ओर पीठ कर ली और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और सांप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह जल गया। उसका शरीर और भी ज्यादा डूबने लगा। उसका शरीर फर्श पर पड़ा था और उसके बगल में स्नेक की लाश थी, कुचली हुई और खून से लथपथ। उसने जादू के घेरे को निष्क्रिय करने की कोशिश में बहुत खून खो दिया था। कई सेकंड बाद कैमस मॉर्ग को होश आया और स्नेक की लाश को देखकर उसकी आंखें डर और उदासी से भर गईं, जिससे वह सदमे में आ गई। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।